विक्रम ने फना को घूरते हुए कहा, क्यों, मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो? फना ने घबराते हुए कहा, सर, मेरा वह मतलब नहीं था। लेकिन सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? विक्रम ने फना को घूरते हुए कहा, अब तुम मुझे क्वेश्चंस करोगी और चाहती हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस पर फना घबरा गई। उसने सर नीचे कर लिया और बोली, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी। विक्रम ने फना के लबों को शक करते हुए कहा, तुमने अभी बिस्किट खाया? इस पर फना ने धीरे से कहा, मैंने थोड़ी देर पहले बिस्किट खाया। मुझे भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने कल कुछ भी नहीं खाया था। कल तुमने डिनर नहीं किया? विक्रम ने अपनी सर्द आवाज में पूछा। फना ने धीरे से घबराते हुए कहा, हाँ जी सर, कल मैं कब सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। इस वजह से ही मैंने आपका फोन भी पिक नहीं किया था, क्योंकि निशु ने आपका फोन साइलेंट पर लगा दिया था, वरना मैं जरूर पिक कर लेती। फना ये सब कुछ अपनी धीमी और प्यारी सी आवाज में बोल रही थी, बच्चों की तरह बुदबुदाते हुए। ये सुनकर विक्रम ने फना को अपनी बाहों में टाइटली हग कर लिया और फिर उसके कान में फूंक मारते हुए बोला, जब तुम जानती हो कि मैं तुम्हें रोज रात को कॉल कर कर अपने पास बुलाता हूँ, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोने की? सॉरी सर, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने आपका वेट भी किया था कॉल का, लेकिन आपने जब कोई मैसेज और कॉल नहीं किया, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं आना है। इस वजह से मैं निशु के घर पर चली गई थी और वहां पर जाकर मैंने आपके कॉल का वेट किया था, लेकिन फिर भी नहीं आया। विक्रम ने फना के कान पर जोर से काट लिया, जिससे फना दर्द से कराह दी। तुम मुझे एक्सक्यूज दे रही हो? कल रात मुझे तुम्हारी वजह से भूखा और सूखा ही सोना पड़ा। ये सुनकर फना ने धीरे से कहा, सॉरी सर, मैं आपके पास ही आ रही थी, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था। आपने खाना क्यों नहीं खाया सर? आप भूखे क्यों सोए? फना को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम भूखा क्यों सोया। विक्रम की आंखें छोटी हो गई कि इस बुद्ध लड़की को कुछ भी समझ नहीं आया। विक्रम ने फना के कान में धीरे से अपनी सेडेक्टिव आवाज में कहा, क्योंकि मैं रोज रात को तुम्हें खाता हूँ। विक्रम के शब्दों की गहराई को समझते हुए फना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह अब समझ गई थी कि विक्रम आखिर उसे क्या कहना चाहता था। फना ने धीरे से कहा, सर, आई एम सॉरी उसके लिए, अगर आप चाहे तो हम घर चलते हैं। अभी मेरे पास 1.5 घंटा है, आपको जो करना होगा आप कर लीजिएगा, उसके बाद मैं काम पर चली जाऊंगी। विक्रम ने ड्राइवर को कुछ इशारा किया। ड्राइवर ने कार आगे ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। विक्रम ने फना को लेदर सीट पर लिटा दिया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए उसने फना के कपड़ों को थोड़ा सा खींचा, जिससे फना की क्लीवेज नजर आने लगी। विक्रम ने फना के क्लीवेज पर अपने होंठ रख दिए और अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। फना की नजर अचानक से ड्राइवर से जा मिली, जो रिव्यू मिरर से पीछे देख रहा था। फना लाल पीली हो गई। उसके चेहरे से ऐसा लगा था जैसे खून आने लगा। ड्राइवर ने जल्दी से पार्टीशन लगा दिया। फना की शर्म अब थोड़ी सी कम हुई। विक्रम इतना लंबा चौड़ा था कि फना उसके नीचे दब गई थी। फना यही सोच रही थी कि अब वह क्या करे, इसलिए उसने अपने पैरों को विक्रम की कमर पर होल्ड कर दिया। विक्रम ने फना की दरारों को काफी देर तक किस किया। उसके बाद वह उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगा। फना को विक्रम से स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी, जिससे उसका दम घुटने लगा। फना थोड़ा असहज हो गई और उसने सर इधर उधर करते हुए कहा, सर, हम घर चले। फना इसलिए बोल रही थी क्योंकि विक्रम कहीं भी उसके साथ शुरू न हो जाए, और अगर एक बार वह उसके साथ कुछ करने लगा, तो चाहकर भी फना उसे रोक नहीं पाएगी। क्योंकि विक्रम जब एक बार शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है, और अगर बीच में फना कुछ भी बोल देती है, जिससे विक्रम उसे बहुत जोर से डराता है और गुस्सा करने लगता है। विक्रम इतना लंबा था और फना उसके सामने बहुत छोटी थी। उस लेदर सीट पर वहां नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसे पेन हो रहा था उसकी कमर में। विक्रम ने फना के शब्दों को सुना। उसके बाद उसने धीरे से कहा, मैं कार में ठीक से तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, बेड पर ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये सुनकर फना का चेहरा टमाटर की तरह एक बार फिर लाल हो गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि ड्राइवर कार में ही बैठा हुआ था। भले ही वह कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन पीछे से आई आवाज तो सुन पा रहा होगा ना। अभी विक्रम जिस तरीके से खुलेआम ये सब कुछ बोल रहा है, इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। फना ये सोचते हुए और ज्यादा शर्मा जाती है। विक्रम,
फना के मोटे मोटे गालों को अपने मुंह में भरकर शक करने लगा। फना चुपचाप लेटी हुई थी, जैसे उसने विक्रम की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया हो। विक्रम धीरे धीरे फना के ऊपर हावी हो गया। उसने फना की चिन पर किस किया और जैसे ही बाइट की, फना की आह निकल गई। कार में उन दोनों को 10 मिनट हो गए थे और 10 मिनट में ही विक्रम ने फना को बहुत परेशान कर दिया था। फना के पूरे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, उसके बाल भी बिखर गए थे, क्योंकि विक्रम ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और वह उसे किस कर रहा था। विक्रम का किस धीरे धीरे डीप और इंटेंस हो गया, जैसे फना उसकी सांसों को अपने मुंह में घुलते हुए महसूस कर रही थी। वह उसकी सलाइवा को लीक कर रहा था। विक्रम फना में इतना मशरूफ हो गया था कि फना सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। विक्रम उसका सलाइवा खा रहा था। फना ने धीरे से अपना चेहरा साइड किया और जोर जोर से सांस लेने लगी। वह विक्रम की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। क्योंकि वह उसके इतने नजदीक था, फना ठीक से विक्रम का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। फना ने धीरे से अपनी पलकें झुकाए और अपनी गर्दन विक्रम की तरफ की। जैसे ही उसे विक्रम की भारी सांस महसूस हुई, फना कांप सी गई। फना को विक्रम के मुंह से स्मोक की स्मेल आ रही थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विक्रम ने जब देखा कि फना उसे दूर कर रही है, विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने फना की गर्दन पकड़ ली और उसके होठों से अपने होंठ जोड़ दिए। विक्रम जानबूझकर फना के होठों से खेल रहा था। वही फना थोड़ी देर के लिए तो निशब्द रह जाती है, लेकिन विक्रम को रोकने की हिम्मत आखिर कहाँ थी उसके अंदर। विक्रम ने उसे करीबन 15 मिनट तक किस किया। बीच बीच में फना जब धीरे से सांस लेती, तब उसे लगता कि उसकी जान में जान आ गई। विक्रम ने फना के कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया था। अब फना जो महसूस कर रही थी, कार के अंदर ड्राइवर था। विक्रम की हाइट फना से बहुत ज्यादा थी। फना उसके सामने इतनी छोटी थी कि वह विक्रम के नीचे दब गई थी। फना ने गहरी सांस लेते हुए विक्रम को खुद से दूर किया। विक्रम ने जैसे ही उसे छोड़ा, फना ने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, सर, अब हम विला पहुंचकर ही करते हैं, कार छोटी है। ये बोलकर फना चुप हो जाती है। विक्रम ने फना को घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह बस फना की नेक पर किस करता रहा। विक्रम के हाथ फना के टॉप के अंदर मूव कर रहे थे, जिससे फना आहें भर रही थी। विक्रम उसके साथ एक खिलौने की तरह खेल रहा था। विक्रम का फेवरेट टॉय बन चुकी थी फना। फना विक्रम को रोक भी नहीं रही थी। ना ही उसके अंदर हिम्मत थी और ना ही उसे परमिशन थी। थोड़ी देर में विक्रम और फना विला पहुंच गए थे। विक्रम ने फना को अपनी मजबूत बाहों में उठा रखा था और फना एक छोटी बिल्ली की तरह सिकुड़कर विक्रम को कसकर पकड़कर सहमी हुई थी। फना चाहती थी कि विक्रम ये सब कुछ जल्दी जल्दी करे, ताकि फना फ्री हो जाए और काम पर जा सके। अभी सुबह के 5 बजे रहे थे और 7 बजे उसे काम पर जाना होता है। अभी उनके पास 2 घंटे थे और विक्रम शायद इतने वक्त में सेटिस्फाइड हो जाए और विक्रम उसे यहाँ से जाने दे। वही विक्रम तो फना को खुद के साथ देख ही नहीं रहा था। उसकी कमर में हल्की सी लग गई और उसके मुंह से आह निकल गई। इसी के साथ विक्रम ने फना के पैरों को पकड़ा और अपने पास खींच लिया। बिना वक्त जाया किए विक्रम फना के कपड़े उसके बदन से अलग करने लगा। फना चुपचाप लेटी हुई थी और विक्रम को वह सब कुछ करने दे रही थी जो विक्रम को सेटिस्फाइड कर सके। विक्रम फना के थाइस पर अपने होंठ रखकर किसे करने लगा। फना कांप गई और उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने फना की स्कर्ट को रिमूव कर दिया और उसके बाद उसके बचे हुए कपड़ों को भी उसके बदन से अलग कर उसे निर्वस्त्र कर देता है। फना का कोमल सा बदन उसकी आंखों के सामने था, जो विक्रम को लुभा रहा था। विक्रम को सेंसेशन फील होने लगा और उसने अपनी गर्दन को इधर उधर किया। विक्रम ने जिस तरीके से फना को दबोच रखा था, फना को बहुत शर्म आ रही थी। जिन नजरों से विक्रम उसे देख रहा था, फना के लिए वह पानी में डूबकर मर जाने जैसा था। काश कहीं जाकर वह छुप जाती। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी आदमी के सामने इस तरह एक्सपोज होगी। विक्रम बेशर्म इंसान था। बेड पर तो वह एक अलग इंसान बन जाता था, जो शायद वह दुनिया के सामने नहीं है। उसका वह साइड सिर्फ फना ही देख पाई थी और शायद महसूस कर पाई थी। विक्रम बेड पर और ज्यादा रूड हो जाता था, इतना एग्रेसिव हो जाता था कि जैसे वह कोई जंग लड़ रहा हो और उस जंग में उसे जीत हासिल करनी है। फना को वह अपने किसी वॉरियर की तरह देखता था और अपने नीचे इस कदर कुचल देता था कि
फना के अंदर जान नहीं बचती थी। उसे लगता था कि वह 2-3 दिन तक तो हिल भी नहीं पाएगी, लेकिन किसी तरीके से खुद को संभालते हुए वह उठ जाती थी और काम पर भी जाती थी। वहां जाकर उसे रिलैक्स फील होता था, क्योंकि विक्रम की प्रेजेंस उसे हर जगह महसूस होती थी। जहां जहां वह जाती थी, उसे ऐसा फील होता था जैसे 2 आंखें उसे हर वक्त घूर रही हैं। विक्रम ने फना की कमर पर जैसे ही पिंच किया, वह जल्दी से विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम ने गुस्से से उसका मुंह पकड़कर जोर से प्रेस करते हुए उसे वार्निंग भरे लहजे में कहा, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? जब मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट हूँ, तो तुम्हें किसी और के बारे में सोचने का हक भी नहीं है। फना ने डरते हुए अपने होठों को धीरे से ओपन किया और वह कुछ बोलने को हुई, लेकिन अचानक से वह खामोश हो गई। विक्रम ने फना का हाथ पकड़ लिया, फना को एकदम से अपनी तरफ खींचा और उसका फेस पकड़ लिया। विक्रम ने बिना कुछ बोले एक बार फिर से फना को डीप किस किया। विक्रम ने फना का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखा और फिर उसे आंखों से कुछ इशारा किया। फना ने हिम्मत कर विक्रम की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। विक्रम की चेस्ट इतनी सख्त था कि फना को ऐसा लगा जैसे वह किसी स्टोन को टच कर रही है। फना के हाथ थर थर कांप कर रहे थे, क्योंकि विक्रम से डरती थी वह। वही विक्रम जब उसके साथ हम बिस्तर होता था, तो फना को विक्रम की मजबूती महसूस तो होती थी, लेकिन डर की वजह से वह ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। वह अपने होश में ही नहीं रहती थी, ना जाने उसे क्या हो जाता था। फना ने विक्रम की शर्ट को धीरे से उतार दिया और फिर उसे साइड में रखते हुए विक्रम को देखने लगी। फना को पता भी नहीं चला और विक्रम ने उसे बेड पर पटक दिया। वह एकदम से उसके ऊपर आकर उसकी क्लीवेज पर किस करने लगा। फना की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी विक्रम से मुकाबला करने की। विक्रम ने फना की बॉडी को धीरे से छूते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी में बहुत कम मांस है, तुम ठीक से कुछ खाती नहीं। फना की आंखों में ये सुनते ही नमी आ गई। अब वह विक्रम को क्या बताती कि उसे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। उसे इतना वक्त ही नहीं मिलता, सारा दिन काम पर निकल जाता था, और उसका भाई जब अस्पताल में एडमिट था, तो फना की सारी सैलरी वहीं पर चली जाती थी। घर का राशन भी निशु चलाती थी। फना की नम आंखों को देखकर विक्रम ने फना की कमर को सहलाते हुए धीरे से उसके बेली को टच किया। फना के शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी, जो कहीं ना कहीं विक्रम को चुभ रही थी। इसलिए विक्रम ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, कल से तुम यहीं पर डिनर करोगी और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी तुम यहीं से करके जाओगी। ये सुनकर फना चौंक गई और उसने विक्रम की तरफ जैसे ही देखा, विक्रम ने उसके बालों को पकड़ लिया। फिर उसे अपने करीब लाते हुए विक्रम ने अपनी सेक्सुअल वॉइस में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं और तुम बीच में ही बेहोश हो जाओ। ये सुनते ही फना लाल पीली हो जाती है शर्म से, क्योंकि विक्रम ने जो कहा था वह सच था। फना विक्रम को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो बीच बीच में वह बेजान सी हो जाती थी। बहुत मुश्किल से ही विक्रम का साथ दे पाती थी वह। विक्रम ने फना को अपने करीब किया और फिर उसे बोला, अच्छी बच्ची की तरह अपना काम करो। इतना बोलते ही विक्रम ने फना के मुंह को बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फना की आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई। विक्रम के चेहरे पर मदहोशी छाई हुई थी। वही फना के लिए यह बहुत मुश्किल था। विक्रम ने उसके बालों को टाइटली होल्ड कर रखा था। विक्रम जो कुछ भी फना के साथ कर रहा था, फना को मजबूरन वह करना पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद विक्रम ने फना को एकदम से बेड पर लिटा दिया और उसने फना के होठों को अपनी उंगलियों से छुआ, जो नर्म हो चुकी थी। इधर फना का चेहरा टमाटर की तरह लाल था, क्योंकि वह विक्रम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वही विक्रम ने जब फना का वह कोमल सा बदन देखा, तो मानो जैसे पागल सा हो गया और एकदम से वह उसके ऊपर झपट पड़ा। उसने फना के पैरों को ओपन किया और फिर उसके बाद उसने फना के कपड़ों को कुछ इस अंदाज में निकाला कि फना शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वह भी ऐसा कुछ करेगी, और वो भी अपने से इतने बड़े आदमी के साथ। वाकई में विक्रम उससे बहुत बड़ा था। जिस शख्स से वह नजर नहीं मिलना चाहती थी, दोबारा कभी मिलना नहीं चाहती थी, उसके साथ ही सब कुछ उसे मजबूरन करना पड़ेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था, पर कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कभी बदल नहीं सकता। फना ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। वही विक्रम फना को प्यार करने में इस कदर मशरूम था कि उसे फना की वह कंपन महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि विक्रम
फना के बदन से अडॉप्टेड था। वह इतना पागल हो जाता था कि उसे न ही फना की चीखें सुनाई देती थी और न ही उसे फना का दर्द दिखाई देता था। वह बस अपनी हसरतों में इस कदर खो जाता था कि एक एनिमल की तरह उसे खाने लगता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जबरदस्ती करना चाहता था, पर शायद उसके मोहब्बत करने का तरीका ही कुछ इस कदर वाइल्ड था। विक्रम फना की आगोश में समा गया, जिससे फना और सहज हो गई और एकदम से ऊपर की तरफ उछल सी गई। फना के मुंह से आह निकल गई। फना की आंखों में आंसू छलक उठे। फना ने विक्रम के शोल्डर को कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने जैसे ही अपनी हरकतों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, फना ने विक्रम के शोल्डर पर अपने नाखूनों को तेजी से धंसाना स्टार्ट कर दिया। उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना जाने विक्रम को क्या हो गया था। विक्रम ने फना के पैरों को जिस तरीके से होल्ड कर रखा था, फना के लिए यह और असहनीय हो गया था। एक तो वह छोटी सी हाइट की थी, इस वजह से विक्रम उसे किसी भी तरीके से अपने काबू में कर लेता था। विक्रम की मजबूत बाजू ने फना के हाथों को पकड़कर बेड पर ब्लॉक कर दिया और फना की आंखों में देखने लगा। फना की आंखों के कोने से जो अश्रु बह रहे थे, उन्हें देखकर मानो विक्रम पागल सा हो गया और उसे अच्छा महसूस हुआ। उसने फना के होठों से अपने होंठ मिला दिए और उसके बाद वह उसके साथ इंटरकोर्स करने लगा। विक्रम फना के साथ जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहा था, फना के लिए और असहनीय था। पर वह जानती थी कि विक्रम तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। विक्रम जिस तरीके से उसके कोमल से बदन पर निशानियां बना रहा था, मोहर लगा रहा था, मानो जैसे फना सिर्फ और सिर्फ उसकी है। फना जब ढीली सी पड़ गई, तो विक्रम ने उसके हाफते बदन को देखा, जिस पर पसीने की बूंदें थी और फना का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर विक्रम पागल सा हो गया और उसने फना के उभारों को चूमना स्टार्ट कर दिया, जिससे फना और मदहोशी हो गई। फना के बदन पर पसीने की वह बूंदें जिस तरीके से टपक रही थी, विक्रम को पागल कर रही थी। फना को अब अपने अंदर कुछ महसूस होने लगा, उसके पैरों में कंपन बढ़ने लगी। वही फना की आंखें बंद थी और वह विक्रम से नजर भी नहीं मिला पाई। इसी के साथ उसके सॉफ्ट पार्ट्स के अंदर से सफेद लिक्विड निकले लगा और अब वह इतना थक चुकी थी कि उसे अपनी आंखें नहीं खोले जा रही थी। विक्रम ने अपनी हरकतें को और तेज कर दिया, तो फना की चीखें उस पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह रह रह कर कराह रही थी। फना की वह मदहोश आवाज उसके चारों तरफ कमरे में गूंज रही थी। रूम में इंटरकोर्स की आवाज ने अपना कब्जा कर लिया था और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। विक्रम उस पर इतना हावी हो गया था कि फना को अब यह मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगा। उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे विक्रम उसे खुद में ही समा लेगा। जिस तरीके से विक्रम ने उसे बीच रखा था, उन दोनों के बदन में हवा की गुजरने की जगह नहीं छोड़ी थी। विक्रम ने अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को प्रेस कर रखा था, जिस वजह से फना बेड में धंस गई थी, लेकिन उसे चोट नहीं लगी क्योंकि गद्दा कोमल था। विक्रम जिस तरीके से फना के साथ यह सब कुछ पलों की तरह कर रहा था, उसकी वाइल्डनेस से फना अब खुद को कैसे बचाएं, यह नहीं समझ पा रही थी। इस सिलसिले को चलते हुए करीबन 40 मिनट हो चुके थे और इतनी ही देर में फना का बदन टूटने लगा था। विक्रम ने फना के बदन की खुशबू को स्मेल करते हुए उसकी गर्दन पर इतने लव बाइट के निशान दे दिए थे कि फना को वहां पर जलन होने लगी थी और विक्रम की हरकतों की वजह से वह अनकंफर्टेबल थी। विक्रम ने जब फना के चेहरे पर असहजता देखी, तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी गरजती हुई आवाज में फना के कान में कहा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ? विक्रम का ये सवाल नहीं था, फना की रूह का उपाधि थी। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाकर विक्रम के चेहरे की तरफ देखा, तो विक्रम ने हल्का सा जोर लगाया, तो फना का मुंह खुल गया। सर, विक्रम ने अपने गुस्से भरी सांस उसके होठों पर छोड़ते हुए कहा। फना जिस कंडीशन में विक्रम के साथ थी, जिस वजह से वह बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि विक्रम उस पर हावी हो रखा था। फना ने धीरे से अपनी लड़खड़ाते हुई जबान में कहा, नो सर, बस मैं थक चुकी हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे में दिखाई दे रहा है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। तुम चाहती हो कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। घिन आ रही है तुम्हें मुझसे। फना विक्रम की गुस्से भरी आवाज सुनकर घबरा गई और उसने धीरे से कहा, नो सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे घिन आ रही है, मैं बस थक चुकी हूँ, थोड़ा सा हट हो रहा है।
विक्रम ने फना की तरफ देखा और गुस्से से उसके लिप्स पर बाइट करते हुए बोला, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी को मेरा टच पहचान में आना चाहिए। जब मैं तुम्हारे करीब आऊं, तो तुम्हें महसूस होना चाहिए और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ड्रामा बंद करो कि तुम थक चुकी हो, अभी तो मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ किया भी नहीं है। फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हारे नखरे अभी से शुरू हो गए। गर्लफ्रेंड नहीं हो तुम मेरी, मुझे खुश करने के लिए रखा है तुम्हें यहाँ पर। विक्रम के कड़वे शब्दों ने एक बार फिर से फना को याद दिला दिया कि वह विक्रम की मिस्ट्रेस है। विक्रम ने उसे खरीद रखा है और वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्रम को खुश करने के लिए आई है। एक पल के लिए फना को याद आ जाता है कि वह विक्रम की जागीर है, विक्रम की पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसे चाहे जैसे यूज कर सकता है। जब वह विक्रम के साथ हो, तो उसे कुछ और सोचने की इजाजत तक नहीं दी थी। फना ने गुस्ताखी कर दी थी, जिस वजह से शायद विक्रम गुस्सा हो गया था। विक्रम ने पनिशमेंट के तौर पर अब रूडली फना के साथ इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर दिया, जिससे फना को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। फना के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर विक्रम ने उसकी उंगलियों को इंटरलॉक कर दिया और उसकी मुट्ठियों को अपने हाथों में कस लिया, जिससे फना की सांसें भारी हो गई। फना के छोटे छोटे हाथ विक्रम की उन मुट्ठियों में इस कदर कैद हो गए थे कि अब फना हिल नहीं पा रही थी। फना यही सोच रही थी कि अब न जाने कब ये सिलसिला रुकेगा और वह काम पर जा पाएगी। फना लेट नहीं होना चाहती थी। विक्रम जल्द से जल्द सेटिस्फाइड हो जाए, उसके लिए फना को क्या करना होगा, यही वह सोचने लगी। विक्रम ने जब फना को देखा कि फना एक बार फिर से किसी और ही दुनिया में चली गई, इससे विक्रम को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने फना के होठों पर जोर से बाइट कर ली, जिससे फना की चीख निकल गई और वह तड़प कर होश में आई। विक्रम ने गुर्राते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रूड हो जाऊं, तो चुपचाप मेरा साथ दो, प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ। इतना बोलते हुए विक्रम ने फना को पलट दिया। फिर उसे अपने ऊपर करते हुए उसने फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे आंखों से मूव करने के लिए कहा अपनी बॉडी को, जिससे फना को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। फना ने विक्रम के चेस्ट पर अपना हाथ रखा और खुद को मूव करने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। विक्रम के घूरने पर फना ना चाहते हुए भी अपना सर नीचे कर खुद की बॉडी को मूव करने लगी, लेकिन उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि उसने विक्रम की तरफ एक नजर देखा और फिर अपने कांपते होठों से बोली, सर, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो रहा है। तुम मुझे मना करने की हिम्मत कर रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा गुस्से में आकर मर्डर कर दूं, तो चुपचाप जो कहा है वह करो। फना ना चाहते हुए भी विक्रम को खुश करने के लिए वह करने लगती है जो विक्रम चाहता था। फना के लिए यह बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, लेकिन विक्रम फना को ऊपर से नीचे तक ये सब कुछ करते हुए देखकर बस तिरछा मुस्कुरा रहा था। खूबसूरत बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं था, और अभी वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जिसे देखकर विक्रम के मन में मेल बढ़ने लगा था फना को लेकर। थोड़ी देर तक फना ने जब ये सब कुछ किया तो वह थक गई और विक्रम के चेस्ट पर सर रख कर लेट गई। फना ने विक्रम को कसकर पकड़ हुआ था, वही विक्रम के हाथ भी फना की बैक पर थे, जिससे वह धीरे धीरे उस पर अपनी उंगलियों से मूवमेंट कर रहा था। विक्रम अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, यह उसके चेहरे से ही नजर आ रहा था। पर फना थी, जो अब इतना थक चुकी थी कि वह हिल डोल भी नहीं पा रही थी। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह अपनी एक उंगली भी हिला सके। करीबन 10 मिनट बाद विक्रम ने फना को पलट दिया और फिर उसके साथ हम बिस्तर होने लगा। फना ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और विक्रम को नहीं रोका। ये सिलसिला न जाने कब तक चला और इसी बीच में फना की कब आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। फना की बीच बीच में नींद खुल जाती तो विक्रम अपनी हरकतों को ज्यादा बढ़ा देता। वह महसूस कर रही थी कि उसके बदन के साथ खेल रहा है, पर शायद सुबह जल्दी उठने की वजह से और विक्रम की इन हरकतों की वजह से वह इतना थक गई थी कि अब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। अगर वह टाइम पर काम पर नहीं पहुंची तो उसे मैनेजर से बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। उसने छुट्टी के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। कल ही तो मैनेजर ने इतना अच्छा बिहेव किया था उसके साथ, और अगर आज वह नहीं गई तो सबको ऐसा लगेगा कि उसको घमंड हो गया है। फना ने विक्रम की तरफ धीरे से देखते हुए उसके शोल्डर को पीछे करते हुए मरी सी आवाज में कहा,
सर बस करिए, अब आप बाकी की चीज रात में कर लीजिएगा, मुझे अभी काम पर जाना है, लेट हो चुका है। विक्रम ने गुस्से से फना को देखा तो फना ने धीरे से उठकर बैठते हुए अपनी कमर सहलाए और फिर विक्रम की नजरों को देखा। फना ने विक्रम के कंधे को देखते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर, पर मुझे अभी जाना होगा। मैं आपको मना नहीं कर रही, ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके हैं। अब बाकी का आप रात में कर लीजिएगा। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। विक्रम जैसे ही फना पर भड़का, फना विक्रम के पास आकर उसके होठों को चूम लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विक्रम गुस्सा करे। फना ने विक्रम के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर धीरे से रब करते हुए कहा, सर समझने की कोशिश करिए, मैं खुद आपके पास रात में आ जाऊंगी, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोलकर एक बार फिर से फना विक्रम के होठों को चूम लेती है, जिसे विक्रम उसे कुछ भी नहीं बोलता। फना जब देखती है कि विक्रम उससे कुछ भी नहीं बोल रहा, तो वह धीरे से बैठने उठ जाती है। फना के पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे। उसने टिश्यू पेपर उठाकर अपने पिंकिश सॉफ्ट पार्ट्स को खुद से क्लीन किया। विक्रम उसे ऐसा करते हुए देख रहा था, तो फना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन विक्रम से कुछ छुपा भी तो नहीं था। आखिर यह सब कुछ विक्रम का किया धरा ही तो था। फना को जगह जगह पर जलन भी हो रही थी। वह उठकर बाथरूम में जाने लगी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से। फना के पास अभी 20 मिनट थे और इस 20 मिनट में उसे यहाँ से निकालकर जल्द से जल्द होटल पहुंचना होगा। जब फना शॉवर ले रही थी, तो विक्रम बेड पर लेटा हुआ था और सिगरेट की कश भरते हुए वह यही सोच रहा था कि उसने फना पर गुस्सा क्यों नहीं किया। फना ने जब उसे सामने से आकर किस किया, भले ही वह सिर्फ उसके होठों को छू रही थी अपने होठों से, वह डीप किस नहीं था, पर विक्रम को काफी बेहतर फील हुआ। फिर रात के लिए फना उसे अपनी बॉडी खुद ही ऑफर कर रही थी, तो विक्रम ने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। 5 मिनट में वह शावर लेकर बाहर आ गई और अपने बालों को संवरने लगी। उसने अलमीरा में रखे कुछ कपड़े निकाले। उसके लिए वहां पर भी थोड़े से कपड़े मंगवाए हुए थे, जिन्हें पहनकर फना काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जिसमें उसकी सारी बॉडी कवर हो जाए और एक भी निशान न दिखाई दे। लेकिन वह अपने होठों के जख्म को कैसे छुपाएगी। फना जैसे ही वहां से पस उठाकर जाने लगी, उसे स्मोक की स्मेल आई। फना ने सर घुमाकर विक्रम की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। फना ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उस पर किस करते हुए धीरे से अपनी आंखों से विक्रम की आंखों को देखते हुए बोली, सर मैं रात को खुद ही आ जाऊंगी, आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और थैंक यू सो मच कि आपने गुस्सा नहीं किया, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए फना धीरे से मुस्कुरा दी और फिर अपनी चाल को संभालते हुए वहां से चली गई। विक्रम बेड से उठा नहीं था। वह अभी भी इसी तरीके से बेड पर लेटा हुआ था, बिना कपड़ों के, और विक्रम का उठने का मन भी नहीं था। उस बेड से फना की खुशबू आ रही थी। अभी वह फना के साथ कितना अच्छा वक्त बिता रहा था। फना की वह सिसकियां अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। विक्रम ने न जाने कितनी ही सिगरेट वहां पर ही उसकर फेंक दी थी। थोड़ी देर के बाद विक्रम ने किसी को कॉल किया और फिर वहां पर एक मीटिंग अरेंज की। विक्रम बेड से उठा और शॉवर लेने के लिए वह भी बाथरूम में गया। विक्रम जब शावर ले रहा था, तब उसकी आंखों के सामने फना का वह मदहोश चेहरा घूम रहा था। फना जब उसके साथ वह सब कुछ कर रही थी, विक्रम उन पलों को याद कर एक बार फिर से एक्साइटेड हो गया। उसे फना की जरूरत महसूस होने लगी, पर अब फना उसके साथ नहीं थी, तो विक्रम को किसी तरीके से खुद को शांत करना था। अच्छा हुआ कि फना अभी उसके सामने नहीं थी, वरना विक्रम उसका शिकार कर ही देता। इधर फना ऑटो में बैठकर होटल पहुंचने ही वाली थी। उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था और आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। फना ये सोच रही थी कि विक्रम कितना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। रात को उसे फिर से विक्रम के पास आना होगा और रात में तो विक्रम वैसे भी उसे नहीं छोड़ेगा। फना ऑटो में बैठी हुई विक्रम के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि फिलहाल तो उसकी जिंदगी विक्रम के आसपास ही घूम रही थी। फना की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था विक्रम। इन दिनों उसकी जिंदगी विक्रम के नाम जो हो गई थी, पर वह सबसे पहले अपने काम पर फोकस करते हुए होटल जाती है। विक्रम को चाह कर भी फना खुद से दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उससे साइन करवाया था, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इन 1.5 साल में फना विक्रम से चाहकर भी अलग नहीं हो सकती।
विक्रम जिस तरीके का कुटिल इंसान है, फना उसका वह डरावना रूप भी पहले ही दिन देख चुकी थी। वह उसे मारेगा नहीं, बल्कि विक्रम ऐसा शख्स था जो तड़पाने में ज्यादा बिलीव करता है। विक्रम जब बेड पर उसके साथ होता था, उन पलों को याद कर एक बार के लिए तो फना कांप जाती है। तभी उसे झटका लगता है और वह विक्रम के ख्यालों से बाहर आई। फना जल्दी से होटल के अंदर गई और रेगुलर की तरह अपनी ड्रेस चेंज कर काम करने लगी। हमेशा की तरह वहां पर उसे अच्छी टिप्स मिली, उसकी खूबसूरती की वजह से, और मैनेजर दूर खड़ा होकर ये देख रहा था कि फना कितना मन लगाकर काम करती है। उसकी इनकम बहुत कम थी। सबकी जूनियर होने की वजह से कोई दूसरा वेटर भी उसे ऑर्डर देता तो वह उसे कंप्लीट कर देती, जिससे मैनेजर को अब गुस्सा आ रहा था। सबको देखकर वह छोटी थी और उसे जवाब देना नहीं आता था। ये समझ चुका था मैनेजर भी कि इस लड़की को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है या फिर इसे आता ही नहीं है। फना को जब महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो वह डर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजर को उसका काम पसंद नहीं आ रहा। इसलिए फना और ध्यान लगाकर अपना काम करने लगी, ताकि उससे कोई गलती ना हो और वह मैनेजर की आंखों में ना आए। कल ही तो मैनेजर ने उसे फ्री में कॉफी पीने के लिए परमिशन दी थी और आज वह दोबारा से उसकी डांट खाकर वह कॉफी पीने की अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी। कॉफी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फना जैसी लड़की जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसने फर्स्ट टाइम कॉफी पीने के लिए भी इतनी बार सोचा हो, उसके लिए बड़ी बात कैसे नहीं होती। धीरे धीरे शाम होने लगी। फना के फोन पर किसी का मैसेज नहीं आया था। उसने 2 बार चेक कर लिया कि कहीं विक्रम को उसकी जरूरत तो महसूस नहीं हो गई। फना कॉफी ऑर्डर करती है। वहां पर रिसेप्शनिस्ट भी जानती थी कि फना के लिए मैनेजर ने काफी फ्री कर दी है, लेकिन उस वक्त एक मीटिंग अरेंज कर दी जाती है। अर्जेंटली सभी वेटरेस उसे मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं, इंक्लूडिंग फना भी। वह भी घबराते हुए वहां पर आई, क्योंकि ऐसी फर्स्ट मीटिंग थी जो वह अटेंड कर रही थी। मैनेजर बीच में बैठा हुआ था और सभी एक चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। मैनेजर ने सभी वेटरेस की तरफ देखा और फिर फना की तरफ देखते हुए अपनी रूड वॉइस में बोला, मैं एक नया रूल इंक्लूड करना चाहता हूँ, जिसे आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जिस वेटर को उनकी ड्यूटीज अगर उन्हें सौंपी जाती है, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे फुलफिल करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर थोप देते हैं और अपना काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा करता हुआ कोई वेट्रेस पाया गया, तो उसके बाद उसकी सैलरी से पैसे कट कर लिए जाएंगे, जो अपनी ड्यूटी पर को नहीं निभाएंगे। ये सुनकर कुछ वेट्रेस की आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि वही तो थी जो इधर उधर अपने काम नहीं करती थी और टाइम वेस्ट कर घर चले जाती थी। वह अपनी जूनियर्स वेट्रेस को अपना सारा काम थोप देते थे और उन्हें कहीं ना कहीं बॉस के खिलाफ धमका भी देते थे कि अगर उन्होंने शिकायत की तो फिर वह उनके काम से उन्हें निकलवा देंगे। मैनेजर की बात सबने कान खोलकर सुन ली थी। उसके बाद उठकर मैनेजर वहां से चला गया। मैनेजर ने जो रोल बनाया था, उसे सुनकर फना बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ता था। उसके सीनियर्स उसे इतना सारा काम देते थे कि उसे आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था और वह उन्हें मना नहीं कर पाती थी। फना जल्दी से उठती है और मैनेजर के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसने ये गलत कर दिया, इसलिए वह पीछे हट जाती है। लेकिन जब तक मैनेजर की नजर उसे पर पड़ गई, मैनेजर ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? मैनेजर के शब्दों को सुनकर फना ने घबराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। ये सुनकर मैनेजर ने भौहें उठाते हुए कहा, थैंक यू फॉर व्हाट? कुछ नहीं सर, फना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और उसके बाद वह वहां से जाने लगी। वह कॉफी टेबल पर बैठकर कॉफी पी रही थी और मजे ले रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने ब्रदर के पास भी जाना है, इसलिए वह जल्दी से काफी फिनिश करती है और फिर वहां से चली जाती है। वहां पर कुछ वेटर्स आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रही थी कि मैनेजर ने यह नया रोल जो बनाया है, कहीं इस लड़की की वजह से तो नहीं, क्योंकि मैंने आज सुबह देखा था कि मैनेजर किस तरीके से इस लड़की को देख रहे थे। कहीं मैनेजर का भी दिल तो इस लड़की पर नहीं आ गया। ऐसे ही कुछ बेहवाज अफवाहें वहां पर फैल रही थी। जैसे हम जानते हैं फना और मैनेजर क्या है। इधर फना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर से कुछ बातें करने के बाद उसे महसूस होता है कि
डॉक्टर अब उससे बहुत नरमी से पेश आ रहा है। इतने प्यार से तो डॉक्टर ने कभी उससे बात नहीं की। डॉक्टर थोड़ा घबराया हुआ भी था, लेकिन इसकी वजह वह नहीं जानती थी। फना डॉक्टर के बारे में ना सोचते हुए अपने भाई के बारे में सोचती और उसके पास आकर बैठकर अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब उसके मॉम डैड जिंदा थे और वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। उसके मॉम डैड के जाने के बाद फना की जिंदगी नरक बन गई थी। उसने जीते जी वह नरक देख लिया था, जो शायद कोई लड़की अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकती। उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। फना अपने भाई के पास बैठे हुए रोने लगती है। तभी उसे होश आता है कि उसे बार भी तो जाना है। हालांकि बार में वह ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी और उसे वहां पर भी अब कोई नहीं रोकता था। विक्रम जब से उसकी जिंदगी में आया था, उसकी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। अब लोग उसे सच में इंसान समझने लगे थे, वरना जिस तरीके से उसे जानवर समझ जा रहा था, फना को लगने लगा था कि उसका इस दुनिया में वजूद ही झूठ है। ना जीने की इच्छा थी, ना मरने का गम। फना ने अपना पस ठीक किया और उसके बाद वह वहां से चली गई। फना के जाने के बाद उस डॉक्टर ने किसी को कॉल किया और फना की वहां से जाने की इंफॉर्मेशन दे दी। डॉक्टर ने फना के जाने के बाद अपना पसीना पोंछा। वह यही सोच रहा था कि इस लड़की के पीछे इतना पावरफुल आदमी कैसे लगा, यह उसके पास पहुंची कैसे। फना थोड़ी ही देर में बार क्लब पहुंच गई थी और वहां पहुंचकर उसने रेगुलर की तरह अपने कपड़े चेंज किए और फिर लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगी थी। कोई भी उसे नजर उठाकर नहीं देखता था, गंदी नजरों से। फना चुपचाप वहां पर ड्रिंक सर्व करती थी और मैनेजर भी उसे कुछ नहीं बोलता था। थोड़ी देर के बाद फना का काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो वह टेबल पर बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगी। ये देखकर मैनेजर को बहुत तेज गुस्सा आया और वह गुस्से से जब फना की तरफ आने लगा, तो फना ने जैसे ही नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, मैनेजर की कदम हल्के पड़ गए। उसे एकदम से विक्रम का चेहरा याद आ गया और वह ख्वाब से भर गया। मैनेजर ने आकर फना से कहा, अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो। मैनेजर नोटिस कर रहा था कि अब विक्रम बार में नहीं आता। फना धीरे से खड़ी हुई और मैनेजर को देखते हुए बोली, क्या सच में मैं घर जा सकती हूँ? फना ने इतने प्यार से बोला था कि मैनेजर भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की कितनी चालाक है। इसने पहले तो मिस्टर विक्रम को बहकाया, अब उनका नाम यूज कर कर कैसे यहाँ पर मजे लूट रही है। क्या मैं इसे फोकट के पैसे दूंगा? लेकिन मैनेजर अपने गुस्से का घूंट पी जाता है। फना वहां से जाने लगती है। फना ने फोन चेक किया और उसे अभी तक विक्रम का मैसेज नहीं आया था, तो वह सोचने लगी कि अब वो कहां पर जाए। इसलिए वह निशु से मिलने का फैसला करती है और ऑटो पकड़कर चोल के लिए निकल गई। वही चंपाकली मैनेजर के पास आई और उससे बोली, मैनेजर साहब, ये लड़की तो यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं करती है। आप इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? निकल क्यों नहीं देते काम से? फना का आजकल का रवैया देखते हुए मैनेजर ने कहा, सही कह रही हो तुम। इस लड़की के अंदर बहुत घमंड आ गया है कि 2 फुट की लड़की अब मुझे आंखें दिखाएंगी। अगर इसके पीछे मिस्टर विक्रम का हाथ नहीं होता, तो मैं अभी तक इसकी छुट्टी कर चुका होता। ये 2 कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या है? इसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। चंपा ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब आपकी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है, और मिस्टर विक्रम के सामने तो आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। आपके पैर तो कांपने लगते हैं। आप जानते हैं ना कि वह कितना डेंजरस है। इस लड़की के ऊपर जिस शख्स का हाथ है, उससे पूरा मुंबई डरता है। आप देख रहे हैं ना कि बार में जब भी ये लड़की आती है, तो कोई इसकी तरफ नजर उठाकर अब नहीं देखता है गंदी नजरों से, क्योंकि मिस्टर विक्रम ने उस दिन जब रमन को मारा था, तब सब ने देखा था वह नजारा। उसके बाद से खौफ से भर गए हैं सब। मिस्टर विक्रम की नजर है इस लड़की पर और ये लड़की उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी है। वह भी इस दुनिया की जगह चांद में ये समझ चुकी है कि उसे कैसे एडवांटेज ले जाना है। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। ये सब बोलते हुए चंपाकली हुक्का पी रही थी। मैनेजर ने चंपा को घूरते हुए कहा, तुम जाकर क्लाइंट्स को हैंडल करो। चंपा को मैनेजर की हालत देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैनेजर का प्लान तो ये था कि वह फना के जरिए अच्छा खासा इनकम जनरेट करेगा, क्योंकि मजबूर लोगों को उसे बचेगा। मैनेजर ऐसे ही लड़कियों का फायदा उठाकर अपना धंधा चलाता था। फना नीशू के पास पहुंची, तो नीशू ने फना के लिए आज खाना बनाया।
दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलने के बाद खाना खा रही थी। निशु की नजर जब फना की गर्दन पर गई तो उसने छूते हुए कहा, लगता है वह आदमी तुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। फना ने निशु को देखते हुए कहा, छोड़ इसे, अब मुझे आदत है और यही मेरी जिंदगी, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं इसके साथ जीना चाहती हूँ। मैं एक चीज समझ चुकी हूँ कि दुनिया में पावर कितनी इम्पोर्टेंट है, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया भी तुम्हारे आगे झुक जाती है। लेकिन जब से यह आदमी तेरी जिंदगी में आया है, कितना कुछ बदल गया है। तू पहले जैसी मासूम नहीं रही। फना ने हंसते हुए कहा, कहीं ना कहीं इस आदमी का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए ही बस सही हुआ। तुम नहीं जानती हो निशु, जब मैं बाहर काम करने जाती थी तो लोग मुझे इतनी गंदी नजरों से देखते थे। वह अपनी आंखों से ही मेरा रेप करते थे। लेकिन आज मजाल नहीं होती किसी की कि मुझे नजरें उठा कर देख ले। उस मैनेजर ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन आज वह ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं करता है। फना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस आदमी ने तेरा रेप किया है और तू अब उसकी ही तरफदारी कर रही है। फना ने कड़वाहट से कहा, लेकिन उसने मेरी मदद भी तो की है। भले ही आज वह मेरे साथ रोज वो सब कुछ करता है, लेकिन इसमें मेरी भी मंजूरी है। उन आदमियों का क्या जो मुझे आंखों से नोचते थे, आज नहीं तो कल जिस दुनिया में मैंने कदम रखा था उस दिन मेरे साथ ही होता ही। हो सकता है कि इससे भी बड़ा शख्स मुझे मिल जाता, क्योंकि मैं ये चीज जानती हूँ कि उस मैनेजर ने मुझे वहां पर इसलिए हायर किया था क्योंकि मैं एक अच्छी उम्र की लड़की थी और वह कभी ना कभी मुझे ब्लैकमेल करके किसी न किसी मर्द के बिस्तर तक भेज ही देता। क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा था और सबकी एक ही कहानी थी। उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। फना ने जैसे ही यह कहा, निशु खामोश हो गई। उसके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। रूम में सन्नाटा पसर गया था। उस खामोशी को तोड़ते हुए फना का फोन रिंग करने लगा। फना ने बिना वक्त जाया किए कॉल पिक कर लिया और दूसरी तरफ से उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी। फना ने सर हिलाया और बोली, ओके सर, मैं बस जल्दी आ रही हूँ। फना जल्दी से खड़ी हुई और निशु को देखते हुए बोली, मैं कल फिर आऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चली गई। फना धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी। वहां पर बहुत अंधेरा था और गली छोटी होने की वजह से फना को संभाल कर जाना पड़ रहा था। बारिश का मौसम होने की वजह से वहां पर बहुत सारा कीचड़ था। फना जैसे ही उसे छोटी सी गली से बाहर निकली, तभी उसके ऊपर एक कार की स्पॉटलाइट पड़ी। फना ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो विक्रम कार से बाहर खड़ा होकर उसका ही वेट कर रहा था। विक्रम को यहाँ पर देखकर फना चौंक गई कि मिस्टर विक्रम को कैसे पता कि वह यहाँ पर है। फना अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि विक्रम ने उसे घूर कर देखा। फना जल्दी जल्दी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ने लगी। विक्रम सिगरेट की कश भर रहा था। फना जैसे ही विक्रम को देखती थी, उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी। फना जैसे ही विक्रम के सामने आकर खड़ी हुई, विक्रम ने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसे एकदम से उठा लिया। फना ने जल्दी से विक्रम के कोट को पकड़ लिया। विक्रम उसके होठों से होंठ मिलाकर उसे जैसे ही चूमने लगा, विक्रम ने उसके मुंह में अपने सिगरेट का धुआं भर दिया था। हर बार विक्रम यही करता था और फना के लिए यह ऐसा था जैसे उसका दम घुट जाता था। विक्रम ने फना के होठों को खुद से दूर किया और फिर बैठा दिया। विक्रम फना को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। फना के पैर में कीचड़ लगा हुआ था, जिसे देखकर उसने धीरे से कहा, सर, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। फना ने इतने प्यार से बोला था कि विक्रम एक पल के लिए उसे देखने लगा। फना नहीं चाहती थी कि विक्रम का इतना महंगा सूट उसकी वजह से गंदा हो जाए। फना इतना तो समझ गई थी कि विक्रम की कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। उसका बजट इतना ज्यादा है कि फना कभी चुका भी नहीं पाएगी। प्रीमियम उसके कोट का बहुत महंगा होगा, फना ये डेफिनेटली जानती थी। इसलिए वह रिस्क नहीं ले सकती थी, वरना विक्रम जब उसे पनिश करेगा तो फिर फना से वह भी बर्दाश्त नहीं होता। विक्रम ने फना का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके होठों को किस करने लगा। फना जानती थी कि सुबह जब उसने विक्रम को रोका था तो विक्रम गुस्सा हो गया था, पर उसने कुछ कहा नहीं था, तो रात में विक्रम उससे बदला जरूर लेगा। विक्रम ने फना के चेहरे को देखा और उसे याद आने लगा कि सुबह कैसे फना उसके साथ हम बिस्तर हो रही थी
और फना ने आगे से बढ़कर उसे किस किया था। फना ने विक्रम की चेस्ट पर जब हाथ रखकर सहलाया था तो विक्रम को एक अनोखी फीलिंग हुई थी। उस फीलिंग को दोबारा से विक्रम फील करना चाहता था। विक्रम जैसे ही फना को देखता तो फना सर नीचे कर लेती है। सर, आह आह, सर क्या कर रहे हैं आप? अचानक से कार में जब फना की सिसकियां गूंज उठी, फना ने जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़ लिया और बोली, सर क्या कर रहे हैं आप? कार में ड्राइवर भी है। असल में विक्रम का हाथ फना की स्कर्ट के अंदर था। वह अपनी हरकतें बढ़ाते हुए उसे घूर रहा था, तो फना ने अपनी नजरें नीचे कर ली। विक्रम ने फना के कान में अपनी सेंसुअल वॉइस में कहा, दिस इज माई होल। विक्रम के शब्दों को सुनकर फना सिहर सी गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। क्योंकि विक्रम का इशारा समझ गई थी, वह फिर सर नीचे झुका लेती है। क्योंकि विक्रम अब रुकने वाला नहीं था। वही ड्राइवर ने भी अपने पैरों को कसकर भींच लिया था और उसे अपनी वाइफ की याद आने लगी थी। आज उसने भी सोच लिया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ स्पेशल करेगा। इधर विक्रम फना के होठों को चुम्मे जा रहा था और फना चुपचाप से उसकी गोद में बैठी हुई थी। विक्रम ने गुस्से से कहा, तुमने डिनर कर लिया? फना मन ही मन बोली, आपने मुझे डिनर करने ही कहा दिया। जैसे ही फना ने थोड़ा सा खाना खाया था कि उसी वक्त विक्रम ने कॉल कर दिया और फना को इस वक्त सारा खाना छोड़कर आना पड़ा। वही विक्रम गुस्से से फना को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वह उसका गला दबा देगा। फना ने सर नीचे करते हुए मन ही मन सोचा, अब क्या मैं डिनर भी नहीं करूंगी? पर फना जाहिर तौर पर विक्रम से यह क्वेश्चन नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। और थोड़ी ही देर में जब कार आकर विक्रम के महल पर रुकी तो विक्रम फना को अपनी बाहों में लेकर अंदर जाने लगा। वह सीधा उसे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर पटक दिया। फना के मुंह से चीख निकल गई और उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। विक्रम ने सुबह जो उसके साथ किया था, अभी तक फना की बॉडी में पेन हो रहा था और विक्रम फिर से उसके साथ वही सब कुछ करने वाला है। फना उसे रोके भी तो कैसे रोके? वही विक्रम ने अपनी शर्ट को रिमूव किया और फना के ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर एक डीप किस किया। विक्रम ने ऐसा करते हुए फना के सारे कपड़ों को उसके बदन से अलग करके ना जाने कमरे के कौन से कोने में फेंक दिया था। अब वह निर्वस्त्र उसके सामने लेटी हुई थी। फिर वह उससे अलग होते हुए बोला, मैं शावर लेकर आता हूँ, जब तक मेरा वेट करो। इतना बोलकर विक्रम बाथरूम में चला गया और वही फना अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। फना विक्रम का वेट कर रही थी। 20 मिनट हो गए थे, लेकिन विक्रम अभी तक बाहर नहीं आया था। फना की कब आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला और वह नींद की आगोश में चली गई। वही 10 मिनट बाद जब विक्रम बाहर आया, उसने टॉवल लपेटा हुआ था और उसके बालों से पानी टपक रहा था। विक्रम ने बेड की तरफ देखा तो फना अपनी गहरी नींद में थी। उसे होश नहीं था कि विक्रम ने उसे सोने के लिए मना किया था। वह वैसे ही निर्वस्त्र बेड पर फैल कर सो रही थी। तो विक्रम की नजर जब उसके कोमल से बदन पर गई तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने टॉवल को रिमूव कर दिया। वह एकदम से फना के ऊपर आ गया। वही फना नींद में ही कसमसाने लगी। विक्रम ने फना के पैरों को थोड़ा सा मूव किया और उसकी आगोश में चला गया। लेकिन फना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आंखें खोल ले। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। विक्रम उसके साथ फिजिकल होने लगा। कमरे में इंटरकोर्स की आवाज गूंज रही थी। हमेशा की तरह विक्रम पैशनेट और इंटेंस था। उसकी वाइल्डनेस वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। फना चुपचाप सी बेड पर लेटी हुई अपनी कच्ची नींद में ये सब कुछ टॉलरेट कर रही थी, ताकि ऐसा करके विक्रम जल्दी से उसे आजाद कर दे। लेकिन शायद फना की यह गलतफहमी थी कि विक्रम उसे जल्दी छोड़ देगा। विक्रम उस पर इतना हावी हो गया था कि फना की नींद पूरी तरीके से खुल गई थी। दर्द से कराहते हुए वो विक्रम को रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह थोड़ा सा स्लो हो जाए और उसके साथ जेटली पेश आए। लेकिन विक्रम को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। फना की आंखों से आंसू गिरने लगे। फना की नींद तो उड़ चुकी थी। इधर विक्रम था जो अपनी डिजायर में अंधा हो चुका था। विक्रम ने फना को जब आजाद किया तो फना लगभग निढाल हो चुकी थी। विक्रम अपनी क्लाइमैक्स पर था और एक झटके के साथ जब वह शांत हुआ तो फना ने ब्लैंकेट को खींचते हुए कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने फना के सीने में अपना मुंह छुपाया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। दोनों के बदन पसीने से तरबदर थे। वही फना का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसका बदन बहुत दर्द कर रहा था,
क्योंकि आज विक्रम ने ना जाने उसके साथ क्या क्या किया था। आखिर विक्रम इतना वाइल्ड कैसे हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं था कि विक्रम का स्टेमिना उसकी ही तरह स्ट्रांग था। विक्रम फना को हक करके ही सो गया था और फना हिल भी नहीं पा रही थी, पर उसकी तो नींद उड़ चुकी थी। फना थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटी रहती है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है। उसकी आंखों के सामने एक लड़के का चेहरा घूम रहा था, जिसे याद कर कर वह स्माइल करने लगी। फना ने विक्रम को देखा और तभी उसे अचानक से डर लगने लगा। उसने किसी तरह विक्रम को साइड किया और उठकर बैठ गई। इतना तेज दर्द हुआ उसे कि उसे चक्कर ही आ गए। फना धीरे धीरे बेड से उतर गई। उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने टॉवल उठाया और फिर उसे लपेटकर वह बालकनी में चली गई। उसे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि थोड़ी देर वह अकेले बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेना चाहती थी। बाहर फना झूले पर आकर बैठ गई और चांद को देखने लगी। फना का चेहरा बेजान सा हो गया था। फना को खुद से विक्रम के बॉडी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। आखिर विक्रम ने उसके अंदर खुद को हार जो दिया था। फना को बार बार विक्रम के लिप्स का टेस्ट आ रहा था। उसका सलाइवा उसे अभी भी अपनी गर्दन में महसूस हो रहा था। फना चांद को देखते हुए अपने स्कूल के दिनों में चली गई। जब वह छोटी हुआ करती थी, तब एक लड़का था जिसके साथ वह पढ़ती थी। वह दोनों एक साथ ही स्कूल जाते थे। वह लड़का उसके बराबर का ही था, उसका क्लासमेट, पर दोनों की बहुत बनती थी। फना पढ़ने में इंटेलिजेंट थी और क्लास की मॉनिटर भी थी। उसका दोस्त भी क्लास का मॉनिटर था। फना अपने स्कूल के दिनों को याद कर कर स्माइल कर रही थी। वह लड़का उसका कितना ख्याल रखता था। उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आता था, उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता था। अचानक से न जाने क्यों आज फना को उसकी याद आ गई थी। वह अपनी जिंदगी में इतना उलझ गई थी कि पुराने दिनों को भूल गई थी। स्कूल टाइम में फना को नहीं मालूम था, वह इतनी नादान थी, पर आज जब वह उसे याद कर रही थी, तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी अचानक से किसी ने पीछे से कहा, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? किसके बारे में सोच रही हो? यह आवाज ठंडी थी और उस आवाज में रुडनेस थी, जिसे फील कर फना कांप गई और एकदम से होश में आ गई। फना ने सर घुमाकर उस तरफ देखा तो विक्रम दरवाजे पर अपने हाथों को होल्ड कर खड़ा हुआ था और वह गुस्से में लग रहा था। विक्रम ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? जब मैं सो रहा हूँ तो तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। कहीं यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं बना रही थी तुम? इतना बोलते हुए गुस्से में विक्रम ने फना के बालों को पकड़ लिया। फना के मुंह से आह निकल गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे से बोली, सर, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी। मैं यहाँ से क्यों भागूंगी सर? तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकती, विक्रम ने गुस्से से कहा। फना ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ सर कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 1.5 साल तक मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। आप बेफिक्र रहे सर, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं वैसे भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब जब आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। फना इतनी मासूमियत और प्यार से बोल रही थी कि विक्रम कुछ पल के लिए उसे देखता रहता है। विक्रम ने गुस्से में उसके बाल छोड़ दिए और चिल्लाते हुए बोला, ब्लश क्यों कर रही थी तुम? किसके बारे में सोच रही थी? कौन है तुम्हारा वह पुराना आशिक? फना ने सर नीचे करते हुए कुछ भी नहीं कहा, तो विक्रम का खून खौल गया। इसका मतलब यह है कि फना वाकई में किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच रही थी और ब्लश कर रही थी। विक्रम ने गुस्से में उसका मुंह पकड़ा और उसके बालों को पकड़कर उसे उठा दिया। फना के पैर कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, सर, यह आप क्या कर रहे हैं? किसके बारे में सोच रही थी तुम? कौन है जो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है? आपको गलतफहमी हो रही है सर, फना ने अपने कांपते हुए होठों से कहा। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो या फिर खुद को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट? विक्रम ने इतने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि फना डर के मारे बेहोश हो गई। विक्रम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया और फना की गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी हुई थी, जिससे उसका सीना नजर आने लगा। विक्रम इतने गुस्से में था कि उसने फना को उठाया और उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया। थोड़ी देर तक उसने फना को टॉर्चर किया, यानी कि उसके बदन पर बाइट करते हुए कई सारे निशाना बना दिए। लेकिन फना कहाँ ही जानती थी कि उसके साथ बेहोशी में भी क्या हो रहा है।
उसके बाद विक्रम गुस्से में उठा और फिर उसने ड्रिंक की बोतल उठाकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। विक्रम की आंखों के सामने फना का वह ब्लश करता हुआ चेहरा घूम रहा था। आखिर ये लड़की किसके बारे में सोचकर इतना ब्लश कर रही थी? कौन है वह इंसान? विक्रम अब जानना चाहता था और उसके दिल में इतनी खलबली मच चुकी थी कि उसने न जाने कितनी ही ड्रिंक की बोतल खत्म कर दी। सिगरेट की कश भर रहा था वह। विक्रम फना के साथ अब कुछ नहीं कर सकता था, वरना वह उसे अच्छे से बताता कि दोबारा वह किसी और मर्द के बारे में सोचने से भी डरती और उसकी रूह कांप जाती। तुम सिर्फ विक्रम भारद्वाज की पर्सनल प्रॉपर्टी हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे बदन पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। अगर तुम्हारे दिल में या जिंदगी में किसी और ने दस्तक दी तो विक्रम भारद्वाज उसे उखाड़ देगा और उसका नाम और निशान मिटा देगा। विक्रम ने यह नशे में इतने गुस्से में कहा था कि कमरे के चारों तरफ उसकी आवाज गूंज रही थी। इधर बेहोश फना सो गई। अगली सुबह जब फना की आंखें खुली, फना बेड पर अकेली नहीं थी, बल्कि विक्रम उसके ऊपर सो रहा था। फना को कमरे में इतनी ज्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही थी कि उसका दम घुटने लगा। फना विक्रम से डरती थी और वह यही सोच रही थी कि क्या उसे यहाँ से जाना चाहिए। रात में विक्रम इतने गुस्से में था कि फना डर ही गई थी और कब वह बेहोश हो गई उसे पता भी नहीं चला। पर कुछ पल के लिए तो उसका दिल धड़कना बंद कर गया था और उसके मुंह में उसका दिल आ जाता। जब विक्रम ने उसे पूछा कि वह किसके बारे में सोच रही थी, फना ने अपनी आंखें बंद कर ली और विक्रम को खुद से दूर करने का ट्राई किया। विक्रम इजीली साइड हो गया, जिससे फना थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर वह जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। वहां जाकर वह शावर लेते हुए दर्द से कराहने लगी। तभी उसने खुद को मिरर में देखा तो विक्रम ने उसके बदन पर बहुत सारे निशान दे दिए थे, जो पर्पल हो गए। जलन हो रही थी उसे वहां पर। फना बाथरूम में किसी तरीके से नहाकर बाहर आई और ड्रॉ से ऑइंटमेंट निकाल कर लगाने लगी। फना ये सब कुछ काम धीरे धीरे और अपने दबे हुए कदमों से कर रही थी, ताकि विक्रम की नींद न खुल जाए। पर उसे फिर भी तो विक्रम का सामना करना ही पड़ेगा। फना ने अपनी नजरें घुमा कर देखा तो विक्रम उसे ही घूर रहा था। ये देखकर फना चौंक गई और विक्रम ने गुस्से में उसके हाथ को पकड़ लिया और झटके से अपने ऊपर खींचते हुए उसके अंदर गारमेंट को साइड करते हुए उसे अपनी आगोश में भर लिया, जिससे फना चौंक गई और विक्रम ने उसकी कमर को मूव करना स्टार्ट कर दिया। फना ना चाहते हुए भी विक्रम का साथ देने लगी। वह अभी शावर लेकर आई थी। करीबन 1 घंटे बाद कमरे का माहौल शांत हुआ और फना थककर विक्रम के ऊपर ही लेट गई। फना ने अपनी आंखें खोली और विक्रम से दूर होने लगी। विक्रम ने उसकी कमर को अभी तक नहीं छोड़ा था। विक्रम ने उसकी कमर पर जोर से पिच किया, जिससे फना उछल पड़ी। उसने डरते हुए विक्रम को देखा तो विक्रम ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कल पूछा था कुछ, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। विक्रम के लहजे में वार्निंग को महसूस कर फना ने सर नीचे करते हुए कहा, सर, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी। मुझे मॉम, डैड की याद आ रही थी। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं बहुत शरारती थी और मम्मा पापा मुझे मेले में लेकर जाते थे और वहां पर मैं कुछ चीज चोरी कर लिया करती थी और भाग जाया करती थी। उन्हीं चीजों को सोचकर मैं बस खुश हो रही थी। फना ने सर नीचे किया और बुदबुदाते हुए बोली। विक्रम ने फना को देखा। जाहिर तौर पर फना डर से कांप रही थी, क्योंकि उसने झूठ बोला था। पर विक्रम को सच भी तो नहीं बता सकती थी वह कि वह किसके बारे में सोच रही थी और ब्लश कर रही थी। विक्रम को पता चला था वह उसकी जान ले लेगा। विक्रम इतना वाइल्ड पजेसिव इंसान था कि फना भी अब ये समझ गई थी कि विक्रम को नहीं पसंद कि फना किसी और के बारे में सोच या किसी और मर्द के करीब जाए।